Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the environment section of prelims GS. पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये हो 1972 को। सौर विकिरण की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है जल चक्र में। सौर विकिरण की भूमिका सबसे ज़्यादा जल चक्र में। नीरी जो संस्थान है नागपुर में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई नीरी नागपुर। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में। ब्रंडटलैंड रिपोर्ट 1987 में। ब्रंडटलैंड रिपोर्ट 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1987 में। एजेंडा 21 ये पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास कार्यक्रम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। रियो 20 घोषणा का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट ये रियो 20 घोषणा का शीर्षक था। नोबल गैस जो वायु में नहीं होती है, रेडान वायु में नहीं पाई जाती है। नोबल गैस रेडान वायु में नहीं पाई जाती है। WMO का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा मुख्यालय है WMO का। यूनेप 1972 में मुख्यालय नैरोबी केन्या में। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी केन्या में 1972 में स्थापना हुई थी यूनेप की। इसके प्रमुख हैं एंगर एंडरसन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA यूएससी की एजेंसी 1970 में बनी थी। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। कार्टेजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन की परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन की परत से। ग्रीन वाश पर्यावरण संरक्षण का ये झूठा वादा है। ग्रीन वाश। NEA नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। NEA नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। भारतीय टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन 2014-15 से जारी किया गया। टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन 2014-15 से जारी किया गया। NGT संविधान NGT का प्रावधान है संविधान में आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार के तहत। अध्यक्ष इसके आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। NGT ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं WM एडम्स। ग्रीन डेवलपमेंट WM एडम्स। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रेचल कार्सन। पर्यावरण पर लिखी गई है ये 1962 में। साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन। पेज का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज। ये रियो 2012 में लॉन्च किया गया। रियो सम्मेलन 2012 में लॉन्च किया गया पेज को। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। अर्थ समिट +5 ये 1997 न्यूयॉर्क में या रियो +5। अर्थ समिट +5 या रियो +5 1997 में न्यूयॉर्क में। क्लब ऑफ रोम ये क्या है? क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, व्यवसायियों की संस्था है।
मानवता के लिए वैश्विक चुनौतियों का सुझाव देना, क्लब ऑफ रोम। पौधों के मूल रोम की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। पौधों के मूल रोम की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति पौधों की। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पेक्टिन के कारण। पेक्टिन के कारण से मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। GEF ये क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान इस स्थापना की गई ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसके चीफ हैं कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज। कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज। रियो अर्थ समिट के 1992 के दौरान इसकी स्थापना हुई GEF की। SCCF स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड माराकास के निर्देशों के आधार पर COP7 में स्थापना हुई। COP7 में स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड COP7 में की बैठक में माराकास से जो निर्देश प्राप्त हुए उसके बेस पे बनाया गया स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसका नाम है छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसको कहते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 1972 स्टॉकहोल्म सम्मेलन को लागू करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1972 के स्टॉकहोल्म सम्मेलन को लागू करने के लिए लाया गया भारत में। इसी के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रेजल कमेटी बनी। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक थे मसानोबु फुकुका। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक थे मासानोबु फुकुका। ग्रीन आर्मी शुरू किया ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण बचाने के लिए। ग्रीन आर्मी को शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण के बचाव के लिए। 10% का नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया। लिंडमैन के द्वारा अगले पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा ही जाती है, ये कहा लिंडमैन ने। क्रम कैसा होगा? जनसंख्या पहले आएगा, फिर समुदाय आएगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। यानी कोई जनसंख्या ये बढ़ के समुदाय बनेगी और ये कई समुदाय मिलकर पारितंत्र बनाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र से कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर भूदृश्य बनाएंगे। इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल ने दिया। इकोसिस्टम एजी टांसले। इकोसिस्टम एजी टांसले। इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल ने। इकोसिस्टम एजी टांसले ने। डीप इकोलॉजी अर्नीस नेस ने। डीप इकोलॉजी अर्नीस नेस। पारिस्थितिकी संक्रमण बेनेट के द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण बेनेट के द्वारा। पारिस्थितिकी नीचे ग्रीनेल ने यह अवधारणा दी। पारिस्थितिकी नीचे ग्रीनेल ने। पारिस्थितिकी संक्रमण बेनेट के द्वारा। डीप इकोलॉजी अर्नीस नेस। इकोसिस्टम एजी टांसले। इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल। हॉट स्पॉट ए नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट का प्रयोग किया नॉर्मन मायर्स ने। बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग किया वाल्टर जी रोसेन ने। बायोडाइवर्सिटी वाल्टर जी रोसेन ने। ग्रीन हाउस गैसेज की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है, यूजीन ओडम ने कहा। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है, यूजीन ओडम ने कहा। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस और माइक्रोकास्म कहा कार्ल मोबियस और फोर्ब्स ने। कार्ल मोबियस और फोर्ब्स ने कहा पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस और माइक्रोकास्म। बायोम
जब पादप या जंतु बृहद भौगोलिक स्तर पर निवास करें तो उस क्षेत्र को बायोम कहते हैं। बायोम क्या है? जब पादप या जंतु बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करें तो उस क्षेत्र को बायोम कहते हैं। इकोसिस्टम, सभी जीवधारी और अजैव घटक दोनों शामिल होते हैं इकोसिस्टम में। जीवधारी और अजैव घटक दोनों शामिल होते हैं। खेत कृत्रिम पारितंत्र है, प्राकृतिक नहीं है। खेत कृत्रिम पारितंत्र है, प्राकृतिक नहीं है। शेरी समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। शेरी समुदायों का एक पूर्ण क्रम है ये, जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। बायोटिक पोटेंशियल, जैविक विभव, बिना पर्यावरण रुकावट के प्रजनन की क्षमता है ये। बायोटिक पोटेंशियल, जैविक विभव, बिना पर्यावरणीय रुकावट के प्रजनन की क्षमता है ये। इकोलॉजिकल नीश, इकोलॉजिकल नीश, पारिस्थितिकी कर्मता, जीव के ग्रहण दिक स्थान ही नहीं बल्कि समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका की व्याख्या करता है। जीव के ग्रहण दिक स्थान का ही नहीं बल्कि समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इकोलॉजिकल नीश। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्राणी होते हैं। शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चींटी अपघटक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में है। ये अपघटक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में चींटी आती है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता है। पाद प्लवक, घास, वृक्ष ये प्राथमिक उत्पादक हैं। इकोसिस्टम में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से ज़्यादा हैं। उत्पादक जो हैं प्राथमिक उपभोक्ता से ज़्यादा हैं। जीवों द्वारा ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में ऊर्जा प्रवाह होता है। जीवभार का पिरामिड उलट जाता है तालाब में। जीवभार का पिरामिड उलट जाता है तालाब में। पारिस्थिति तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को कहते हैं। जीवभार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्र के निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है, अपराइट होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है और जलीय में उल्टा हो जाता है। बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन, आहार श्रृंखला के साथ प्रदूषक की सांद्रता बढ़ती जाती है, ये बायोमैग्निफिकेशन है। लैंटिक आवास जैसे तालाब हो गया, दलदल हो गया, स्थिर होते हैं। लोटिक आवास, नदी जो गतिशील है, लोटिक। जल चक्र को ओडेम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया। जल चक्र को ओडेम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये नारा चिपको आंदोलन ने दिया गया। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये नारा चिपको के आंदोलन में दिया गया। एपीको आंदोलन दक्षिण भारत का था। एपीको आंदोलन दक्षिण भारत का था। उत्पादकता सबसे ज़्यादा मैंग्रोव की, फिर घास स्थल की, फिर झील की और फिर महासागर की। तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता होगी मैंग्रोव की, उसके बाद में घास स्थल की, उसके बाद में झील की, फिर महासागर की। ऊर्जा ना सृजित होगी और न नष्ट, ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम।
इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। भूमंडलीय हेक्टेयर, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। कार्बन के सामाजिक मूल्य क्या है? उस वर्ष में 1 टन CO2 उत्सर्जन से दीर्घकालीन संभव क्षति है। सामाजिक मूल्य, कार्बन का सामाजिक मूल्य उस वर्ष में 1 टन CO2 उत्सर्जन से जो संभावित क्षति है वो है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980। पिकनोक लाइन, जल में घनत्व की प्रवणता है। पिकनोक लाइन, जल में घनत्व की प्रवणता। हैलोक लाइन, जल में लवणता की प्रवणता है। हैलोक लाइन, जल में लवणता की प्रवणता है। थर्मोक लाइन, जल में तापमान की प्रवणता है। हैलोक लाइन, थर्मोक लाइन। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन ये EPA 1986 के तहत डिसाइड होते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन तय किए जाते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? समुदाय का समय समय या समय के साथ में रूपांतरण इकोलॉजिकल सक्सेशन है। F. क्लीमेंट ने इसकी परिभाषा दी है। F. क्लीमेंट ने इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक समूह दूसरे विशेष समूह से विस्थापित होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक समूह दूसरे समूह से विस्थापित हो जाता है। इस अवधारणा को दिया है इकोलॉजिकल सक्सेशन की अवधारणा F. क्लीमेंट ने। ट्रैफिक 1976 में लाया गया। ट्रैफिक ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और IUCN की पहल है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और IUCN का ट्रैफिक 1976 में लाया गया। बायोडाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा में बांटा था विटेकर ने। बायोडाइवर्सिटी को अल्फा बीटा और गामा में बांटा था 1972 में विटेकर ने। बायोडाइवर्सिटी को अल्फा बीटा और गामा में बांटा था 1972 में विटेकर ने। अल्फा सूचकांक क्या है? अल्फा सूचकांक कैलकुलेटेड बाई काउंटिंग नंबर ऑफ टेक्सा या स्पीसीज। अल्फा सूचकांक वैरायटी ऑफ स्पीसीज, इसमें मुख्यतः देखा जाता है वैरायटी ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ स्पीसीज, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड स्पीसीज। एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में या समुदाय में, एक ही पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय में यह है अल्फा सूचकांक। और बीटा बायोडाइवर्सिटी, इसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन टू पैचेज ऑफ देयर कम्युनिटीज़, टू पैचेज ऑफ देयर कम्युनिटीज़, यानी जैसे नदी पहाड़ से पृथक हो, कोई नदी या पहाड़ से कोई पृथक पारिस्थितिकी तंत्र हो तो उसमें तुलना की जाती है दोनों में। स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन टू पैचेज ऑफ देयर कम्युनिटीज़, जैसे कि एक कम्युनिटी कोई नदी से अलग हो रही है या पहाड़ से अलग हो रही है तो दोनों की तुलना की जाए तो ये बीटा बायोडाइवर्सिटी हुआ। यहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज यूनिक टू ईच इन्वायरमेंट, कंपैरिजन होता है बिटवीन टू नियर बाई इकोसिस्टम्स या टू कम्युनिटीज़ के बीच में।
टू कम्युनिटीज़ या टू इकोसिस्टम्स जो नियर बाई हैं उनके आसपास की तुलना करने के लिए बीटा बायोडाइवर्सिटी का यूज़ किया जाता है। गामा बायोडाइवर्सिटी, ये हैबिटेट वैरायटी ओवर द होल लैंडस्केप एरिया, ये पूरी हैबिटेट की वैरायटी को बताता है पूरे होल लैंडस्केप एरिया में। स्टडी ऑफ वेरी लार्ज स्केल बायोम, बहुत बड़े बायोम का अध्ययन है ये, जैसे एंटायर स्लोप ऑफ माउंटेन या सी शोर, पूरे पर्वत के कोई ढाल का अध्ययन या कोई समुद्र के तट का अध्ययन, ये गामा बायोडाइवर्सिटी है। 2011 से 20 यूएन का दशक बायोडाइवर्सिटी दशक था। 2011 से 20 तक का जो यूएन दशक था बायोडाइवर्सिटी दशक था। हॉट स्पॉट, जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय विविधता ज़्यादा होती है जहाँ पे, और अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ हो, उस क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट घोषित करते हैं कि जातियाँ वहाँ पर्याप्त हैं, स्थानीय विविधता बहुत है, लेकिन उनके निरंतर अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। ऐसे क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट घोषित करते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। सिकोया वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहते हैं सिक्किम को। वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग है सिक्किम। क्रायोबैंक, ये ex-situ संरक्षण के लिए गैस नाइट्रोजन का उपयोग करता है। क्रायोबैंक ex-situ संरक्षण के लिए गैस नाइट्रोजन का उपयोग करता है। क्रायोबैंक ex-situ में कौन कौन आते हैं? जीन बैंक, ऊतक संवर्धन, वानस्पतिक उद्यान यानी बोटैनिकल गार्डन, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, जूज, ये सब ex-situ के एग्जाम्पल हैं। जीन बैंक हो गया, ऊतक संवर्धन हो गया, ex-situ है, वानस्पतिक उद्यान ये भी ex-situ है, एक्वेरियम ex-situ है, चिड़ियाघर भी ex-situ है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, रामसर, चिल्का, बूलर, लोकचक, केवलादेव, बिहार का कवरताल, बेगूसराय आर्द्रभूमि, ये सब रामसर स्थल हैं। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर में। नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी, पहला नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर में। इंडियन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 चेन्नई में बनी। इंडियन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में चेन्नई में बनी। लेहबेरी या सी बकथोर्न लद्दाख में पैदा होती है। लेहबेरी या सी बकथोर्न ये लद्दाख में। गिद्धों में मिलावट, गिद्धों की संख्या में जो गिरावट आई वो आई डाइक्लोफिनेक सोडियम के कारण से। डाइक्लोफिनेक सोडियम के यूज के कारण से गिद्धों की संख्या में गिरावट हुई। डोडो वृक्ष, टम्बला कोक, ये मॉरिशस का वृक्ष था। डोडो वृक्ष, टम्बला कोक, ये मॉरिशस का वृक्ष था। फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़ को कहते हैं। चमगादड़ को कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पादप, ये बायोडाइवर्सिटी को कम करता है जिस क्षेत्र में रहता है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पादप ये बायोडाइवर्सिटी को कम करने वाला पौधा है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पौधा ये बायोडाइवर्सिटी को कम करता है। मीन पक्ष, नीले पंख वाली महासीर मछली कावेरी में पाई जाती है। महासीर मछली जो नीले पंखों की होती है ये मीन पक्ष।
नीले पंखों वाली मछली महासीर मछली कावेरी नदी में पाई जाती है। चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट और श्रीलंका में पाई जाती है। चित्तीदार बिल्ली। कार्टेजोना प्रोटोकॉल। पहली बैठक 2004 में कुआलालंपुर में, मलेशिया में। भारत हस्ताक्षर किया भारत ने 2001 में और इसको लागू किया है पर्यावरण वन मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है ये, आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। कार्टेजोना प्रोटोकॉल। टीब द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी के आर्थिक पहलू और इसके मूल्य को पहचान करना, यूनेप के तहत इसकी स्थापना हुई। टीब द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टीब की स्थापना बायोडाइवर्सिटी के आर्थिक पहलू को जानने और पहचानने के लिए यूनेप के तहत इसकी स्थापना है। मुख्यालय इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं काली गर्दन वाली सारस, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं काली गर्दन वाली सारस, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। जम्मू कश्मीर का राज पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। जम्मू कश्मीर का जो राज्य पक्षी है वो काली गर्दन वाला सारस है। उड़न गिलहरी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उड़न गिलहरी जो उड़ने वाली गिलहरी है ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत निष्क्रियता, ये चमगादड़, भालू, रोडेंट्स में पाया जाता है। चमगादड़, भालू, रोडेंट्स में शीत निष्क्रियता। लवण जल मगर, ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है। लवण जल मगर अंडमान निकोबार में पाया जाता है। श्रू और टैपीर ये हिमालय में पाए जाते हैं। श्रू और टैपीर हिमालय में पाए जाते हैं। स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में। स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में। एलुरस फल्गेंस या रेड पांडा ये उत्तर पूर्वी हिमालय के वृक्षों पर रहता है। उत्तर पूर्व में हिमालय के वृक्षों पर रहता है ये एलुरस फल्गेंस या रेड पांडा। वेटलैंड इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। गैर सरकारी संगठन है ये वेटलैंड इंटरनेशनल। भारत ने वेटलैंड संरक्षण के लिए बाध्यकारी कदम उठाया। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में। आर्द्रभूमि संरक्षण नियम 2010 में घोषित किया। आर्द्रभूमि संरक्षण नियम 2010 में घोषित किया भारत ने और बाध्यकारी कदम उठाया वेटलैंड संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, ये मानव हस्तक्षेप से परिवर्तन अगर हो जाए आर्द्रभूमि में तो उसे मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में अंकित करते हैं। कोई आर्द्रभूमि में अगर मानव हस्तक्षेप से कोई परिवर्तन होता है तो उस भूमि को, आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में दर्ज कराते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि गुजरात में है। तटीय आर्द्रभूमि कम है, आंतरिक आर्द्रभूमि ज़्यादा है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी के लेखक है वंदना शिवा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी के लेखक। अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस एमिशन। उन्नीस में विश्व पर्यावरण सम्मेलन क्योटो में हुआ। विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1997। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2007 में। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2007 में। EU ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट
ईयू के द्वारा विकासशील देशों के सहयोग के लिए बनाया। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2007 में ईयू ने विकासशील देशों के सहयोग के लिए बनाया। वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए CO2 की सांद्रता 0.03% होनी चाहिए। CO2 की सांद्रता, प्राकृतिक संतुलन के लिए CO2 की सांद्रता 0.03%। झारखंड में जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया UNDP के सहयोग से। ग्रीन हाउस गैस, मेथेन ज़्यादा, CH4 मेथेन सबसे ज़्यादा हानिकारक है, CO2 कम हानिकारक है, मेथेन ज़्यादा हानिकारक है। प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेकिन प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसेज कुछ ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस गैस नहीं हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं हैं, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो कि प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। मेथेन 1-2 दशकों में CO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी 10-20 सालों में मेथेन जो है CO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CH4 मेथेन है, ओजोन है, जलवाष्प है, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ओजोन भी है ग्रीन हाउस गैस, और जलवाष्प भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, CO2 भी है। योगदान, सबसे ज़्यादा योगदान जो ग्रीन हाउस गैस का है जलवाष्प का है, H2O। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस में योगदान देती है वो जलवाष्प है, उसके बाद CO2 है, उसके बाद में मेथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज का योगदान है सबसे ज़्यादा जलवाष्प का है, फिर CO2 का है, और फिर उसके बाद मेथेन का है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का है। ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट, वायुमंडल में CO2 के द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लेती हैं। वायुमंडल में CO2 के द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को शोषित कर लिया जाता है, इसलिए वायुमंडल का ताप बढ़ता जाता है। यही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। मीथेन हाइड्रेट, ये मेथेन जल अणुओं से घिरकर निम्न ताप और उच्च दाब के कारण से बर्फ के समान जम जाती है। बर्फ के समान ये जम जाती है मीथेन हाइड्रेट। मेथेन के जल अणुओं से घिरकर निम्न ताप और अधिक दाब होने से, निम्न ताप और अधिक दाब होने से ये बर्फ़ के समान जम जाती है। इसका निक्षेप मीथेन हाइड्रेट का उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा प्रदेश में समुद्र के अधस्थल में पाया जाता है। ये मीथेन का उत्सर्जन करती है, मीथेन हाइड्रेट। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल सरकार व्यवसायियों को ग्रीन हाउस गैस को समझने और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण का साधन है। ये विकसित किया गया वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके द्वारा विकसित किया गया ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 से, स्वीकृत हुआ था ये 1997 में, 1997 में स्वीकृत हुआ था UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में। 2008 से 12 तक कटौती का लक्ष्य था 5.2%। क्योटो प्रोटोकॉल
क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ था, स्वीकृत हुआ था 1997 में यूएनएफसीसी के तीसरे सम्मेलन में, और इसका लक्ष्य था 2008 से 12 तक की 5.2% उत्सर्जन में कटौती करना। विश्व के तापमान के आंकड़ों के लिए वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या में। अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत धारा 12 के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट प्रणाली है। ये 1 टन CO2 का अगर कम उत्सर्जन किया जाए तो 1 कार्बन यूनिट, 1 CER यूनिट कार्बन क्रेडिट प्रणाली, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन करने पर 1 CER यूनिट की प्राप्ति होती है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली है ये, CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये CDM धारा 12 के अंतर्गत लाई गई कार्बन क्रेडिट प्रणाली। नगोया प्रोटोकॉल, ये जेनेटिक रिसोर्स से जो लाभ है उसका निष्पक्ष बंटवारा करने से संबंधित है। जेनेटिक रिसोर्स से लाभ का निष्पक्ष बंटवारा करने से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। COP21 पेरिस 2015 में, COP21 पेरिस 2015 में। कार्बन फर्टिलाइजेशन, ये वायुमंडल में CO2 की सांद्रता ज़्यादा हो जाती है तो पादप में वृद्धि ज़्यादा होती है, इसको कहते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या है कि जब वायु में CO2 ज़्यादा होगी तो पादप वृद्धि ज़्यादा होगी, और इसी को हम कहते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, BFI-SFL, इसका प्रबंधन वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, यह बहुपक्षीय कोष है। लैंड सेक्टर में ग्रीन हाउस गैस की कमी करने के लिए, लैंड सेक्टर में यानी कि ग्रीन हाउस गैसों की कमी करने के लिए ये वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। फिर है कार्बन फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ये सरकार, व्यवसायी, नागरिक समाज, देसी जनों की भागीदारी से बना हुआ है। वनोन्मूलन को कम करना इसका लक्ष्य है कि पेड़ों की कटाई कम हो, और रेड प्लस प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी मदद करना, वित्तीय और तकनीकी मदद करना। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ये सरकार व्यवसायियों की, नागरिक समाज की और देसी जन इंडिजिनस पीपुल की वैश्विक भागीदारी है। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। फिर है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यूएनएफसीसी सचिवालय के द्वारा शुरू किया गया मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। IPCC, इसने कहा कि यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री बढ़ जाए तो पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र का 1/6 भाग रूपांतरित हो जाएगा। यदि 3 डिग्री बढ़ जाए तो 30% ज्ञात प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी या विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगी। ये IPCC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2% तक बढ़ जाता है तो 1/6 भाग जो पारिस्थितिक तंत्र है पृथ्वी का, वो रूपांतरित हो जाएगा। 1/6 इकोसिस्टम विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, और
यदि 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो जो 30% प्रजातियां हैं विलुप्त के कगार पर होंगी। पिछली शताब्दी का तापमान जो बढ़ा है पृथ्वी का 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। पिछली शताब्दी में 100 साल में पृथ्वी का जो तापमान बढ़ा है वो 0.8 पर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। CO2 की सांद्रता सबसे ज़्यादा, लेकिन वायुमंडल के निचले भागों में ज़्यादातर नहीं रहती है। चूँकि समुद्रों में पाद प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, CO2 की सांद्रता ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा CO2 की सांद्रता रहती है, लेकिन वायुमंडल के निचले भागों में ज़्यादा नहीं रह पाती है, क्योंकि समुद्रों में जो पाद प्लवक हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और इसका CO2 का यूज कर लेते हैं। पृथ्वी की धुरी पर अपनी अवस्था बदलना एक क्लाइमेट चेंज का कारण है, ऐसा कहा था मिलुटिन मिलानकोविच ने कहा कि पृथ्वी पर की धुरी पर अवस्था बदलना ये भी क्लाइमेट चेंज का कारण है, मिलुटिन मिलानकोविच ने कहा। आइस कोर ग्लेशियर को छेद कर प्राप्त बेलनाकार नमूना है। आइस कोर क्या है? आइस कोर है ग्लेशियर को छेद कर प्राप्त बेलनाकार नमूना। IPCC ने 1900 से 2100 के बीच समुद्री सतह पर तापमान बढ़ने का अनुमान किया। समुद्री सतह के बढ़ने का अनुमान किया 0.33 से 0.45 मीटर की वृद्धि। यानी कि IPCC ने कहा कि 1900 से 2100 के बीच में समुद्री सतह बढ़ सकती है। समुद्र की सतह 0.33 से 0.45 मीटर तक, लगभग आधा मीटर तक समुद्र की सतह बढ़ सकती है 2100 तक, 1900 से 2100 के बीच में। UNFCCC अंतर्राष्ट्रीय संधि का गठन रियो 1992 के सम्मेलन में। UNFCCC अंतर्राष्ट्रीय संधि का गठन रियो 1992 के सम्मेलन में। GCF ग्लोबल क्लाइमेट फंड का प्रावधान कानकुन सम्मेलन में। ग्लोबल क्लाइमेट फंड GCF का प्रावधान कानकुन सम्मेलन में। इसकी स्थापना डरबन सम्मेलन में हुई। डरबन सम्मेलन में ग्लोबल क्लाइमेट फंड कानकुन सम्मेलन में स्थापना डरबन सम्मेलन में हुई थी, लेकिन कानकुन सम्मेलन में इसकी स्थापना इसका प्रावधान किया गया, लेकिन इसकी स्थापना डरबन सम्मेलन में हुई। ग्लोबल क्लाइमेट फंड की स्थापना डरबन के सम्मेलन में हुई, लेकिन इसका प्रावधान किया गया था कानकुन सम्मेलन में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन टैक्स पहली बार न्यूजीलैंड ने लगाया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन टैक्स लगाया पहली बार न्यूजीलैंड ने। ओजोन का सांद्रण सबसे ज़्यादा 15 से 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। 15 से 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का सांद्रण सबसे ज़्यादा होता है। 10 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है ओजोन गैस। CFC मानव निर्मित है, जो कि ओजोन के छिद्र के लिए जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मानव निर्मित है और ओजोन छिद्र में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ये वायुमंडलीय ओजोन अवशोषित करती हैं अल्ट्रावायलेट रेंज 93 से 99% तक। जो वायुमंडलीय ओजोन है ये अल्ट्रावायलेट रेंज को 93 से 99% तक इनको अवशोषित कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। ओजोन डिप्लीशन सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। ओजोन डिप्लीशन सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है, वहाँ ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। ओजोन डिप्लीशन सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर, वहाँ ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार हैं CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 1301, हैलोन 1211 1301,
ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ये, CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राईक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 और हैलोन 1301, ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 से प्रभावी हुआ ओजोन परत के संरक्षण के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में प्रभावी हुआ ओजोन परत के संरक्षण के लिए। CFC, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये सब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। CFC, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इनको नियंत्रित करने के लिए लाया गया 1989 में। ओजोन परत विनियमित होती है प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन परत विनियमित होती है प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। मोटाई ओजोन परत की बसंत में सबसे ज़्यादा होती है, वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा मोटाई और वर्षा ऋतु में सबसे कम मोटाई होती है ओजोन परत की। मापक, 1 डावसन 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई 1 डावसन होती है। 1 डावसन परत जो ओजोन है वो कितनी है, 0 डिग्री तापमान हो और 1 एटमॉस्फेरिक दबाव हो, इस पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई की जो ओजोन परत होगी वो 1 डावसन इकाई की होगी। ध्रुवीय समताप मंडल बादल या माध्यम पर Cl यौगिक क्लोरीन के यौगिक Cl2 के कणों में बदलता है और ओजोन परत का क्षय होता है। ध्रुवीय समताप मंडल बादल, ध्रुवीय समताप मंडल बादल या उसके माध्यम पर क्लोरीन यौगिक Cl2 कणों में बदलता है और ओजोन परत का क्षय होता है। फ्रिज में जो गैस भरी जाती है उसको कहते हैं मेफ्रान। फ्रिज में जो गैस भरी जाती है उसको मेफ्रान कहते हैं। प्रशीतक बड़े संयंत्र में अमोनिया गैस भरते हैं। प्रशीतक बड़े संयंत्र में अमोनिया गैस भरते हैं। तिब्बत के पठार पर ओजोन हैलो का पता G.W. केंट मूर ने लगाया। तिब्बत के पठार पर ओजोन हैलो का पता लगाया G.W. केंट मूर ने। चमोली के रैणी गांव में वन कटाई विरोधी आंदोलन गौरा देवी ने चलाया। रैणी गांव में चमोली के वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गौरा देवी ने। राष्ट्रीय वन नीति 1952 वन संवर्ग में राष्ट्रीय उद्यान को नहीं रखती है। राष्ट्रीय उद्यान वन की कैटेगरी में नहीं आते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। भारतीय वन्य जीव संस्थान 1906 देहरादून में। वन्य जीव संस्थान 1906 में देहरादून में। फाइनल डाइवर्सिटी इन इंडिया, JRB अल्फ्रेड की पुस्तक है। विश्व एनिमल स्पीसीज का भारत में 7.28% पाया जाता है। फाइनल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये लिखा है JRB अल्फ्रेड ने। फाइनल डाइवर्सिटी इन इंडिया JRB अल्फ्रेड ने ये लिखा है और इसमें बताया है कि विश्व के एनिमल स्पीसीज का भारत में 7.28% पाया जाता है भारत में। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक है जायंट पांडा। वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक है जायंट पांडा। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जिसमें आते हैं साल, सागौन, बांस, शीशम, चंदन, ये सब बनाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती में। साल, सागौन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, साल, सागौन, बांस,
शीशम, चंदन। 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए इनको। मानसूनी वन इनको कहते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या मानसूनी वन। 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए इन्हें। और साल, सागौन, बांस, शीशम, चंदन ये सब आते हैं। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहे जाते हैं अमेजन के वर्षा वन। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहे जाते हैं अमेजन के वर्षा वन। 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं ये वन, अमेजन के वर्षा वन। रेड सैंडर्स का वैज्ञानिक नाम है टेरोकार्पस सेंटेलिनस। रेड सैंडर्स का वैज्ञानिक नाम है टेरोकार्पस सेंटालिनस। भारत में पहली बार बैगा जनजाति ने पर्यावास या हैबिटेट का अधिकार दिया। पर्यावास या हैबिटेट का अधिकार दिया गया है बैगा जनजाति को पहली बार। हरि ज्योति त्योहार, फलदार वृक्षों के रोपण किया जाता है। हरि ज्योति त्योहार में फलदार वृक्षों का रोपण किया जाता है। गोंड और कोरकू जनजाति में, गोंड और कोरकू जनजाति फलदार वृक्षों के पौधे लगाते हैं हरि ज्योति त्योहार में। भारत में भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य 2030 है। भूमि क्षरण की तटस्थता का लक्ष्य 2030 है। यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994 में, यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994 में लाया गया। वृक्षारोपण में विशिष्टता, बालपराई नगर को कोयम्बटूर में, बालपराई नगर को, कोयम्बटूर के बालपराई नगर को वृक्षारोपण में विशिष्टता हासिल है। भौगोलिक क्षेत्र का 60% वन का प्रावधान है, संवैधानिक कानून है भूटान में। पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 60% वन क्षेत्र होगा, ये संवैधानिक प्रावधान किया है भूटान में। हरी धातु एल्युमिनियम को कहते हैं, ये पर्यावरण हितैषी है। भीतर कणिका, केंद्रपाड़ा उड़ीसा में, ब्राह्मणी वैतरणी महानदी डेल्टा में। ये भीतर कणिका ये कहाँ है? उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में, ब्राह्मणी और वैतरणी महानदी डेल्टा में भीतर कणिका। टेक्सस वृक्ष हिमालय में पाया जाता है, टेक्सस वृक्ष हिमालय में पाया जाता है। टेक्साल औषधि बनती है टेक्सस वृक्ष से, पार्किंसन रोग में काम आती है, पार्किंसन रोग में काम आती है टैक्साल औषधि, जो कि हिमालय में पाया जाता है टेक्सस वृक्ष से। स्पाइडर बानर, ये मध्य और दक्षिणी अमेरिकी के सदाबहार वनों में रहते हैं। स्पाइडर बानर मध्य और दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में रहते हैं। खराई ऊँट, गुजरात के कच्छ में, ये इंडेंजर्ड है। खराई ऊँट गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। ये IUCN की सूची में इंडेंजर्ड स्थिति में है। अमृता देवी पुरस्कार वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। चीड़ और ओक, ये उपोष्ण कटिबंधीय वन हैं। जीवित जड़ पुल मेघालय में बनाया जाता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में ये संरचना पाई जाती है। भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित हुई थी 1894 में। स्वतंत्र भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति थी 1952 में प्रकाशित हुई। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कहा गया है कि 1/3 क्षेत्र में वनों का, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कहा गया है कि भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 क्षेत्र वन क्षेत्र होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 क्षेत्र में वन होने चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कहा गया है कि 1/3 क्षेत्र में वन हो और पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 क्षेत्र में वन हो। 10% से कम वृक्ष की अगर छत्र है तो ऐसे वन को झाड़ी
कहते हैं, वन नहीं कहते हैं। 10 से 40% अगर वृक्ष हैं तो खुले वन कहे जाएंगे। 40 से 70% है तो मध्यम सघन वन कहे जाएंगे। 70% से ज़्यादा वन है तो अति सघन वन कहा जाएगा। 10 से 40% तो खुला वन, 40 से 70% मध्यम सघन वन, और 70% से ज़्यादा है तो अति सघन वन, और 10% से कम वृक्ष हैं अगर तो उसे झाड़ी कहा जाएगा, वन नहीं। भारत का पहला डॉल्फिन वेधशाला विक्रमशिला भागलपुर में। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला विक्रमशिला भागलपुर में। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। सिरोही मणिपुर में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। गुइंडी तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड का है। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड का। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का। सिरोही मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान है। गुइंडी तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई। हाथी परियोजना। राष्ट्रीय जैविक उद्यान न्यू दिल्ली में है। हंगुल या कश्मीरी स्टैग डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हंगुल या कश्मीरी स्टैग ये पाया जाता है डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। कालाकाड मुदुथुराई बाघ रिजर्व नेयर पेम्पारा सेंदुरने बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है केरल में। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कालाकाड मुदुथुराई बाघ रिजर्व क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आते हैं नेयर पेम्पारा सेंदुरने बायोस्फीयर रिजर्व। गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। उधव झील पक्षी विहार साहेबगंज झारखंड में है। उधव झील पक्षी विहार ये साहेबगंज झारखंड में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। गिर नेशनल पार्क गुजरात में। गिर नेशनल पार्क गुजरात में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये जयप्रकाश नगर गोंडा में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चंदौली उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली उत्तर प्रदेश में है। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर राजस्थान में है। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जयपुर राजस्थान में है। नाहरगढ़ जयपुर राजस्थान में। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में है। बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। बोरी सतपुड़ा। दांडेली अंसी वन्यजीव ये कर्नाटक में है। दांडेली अंसी कर्नाटक में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कावल ये तेलंगाना का है। कावल वन्यजीव संरक्षण ये तेलंगाना का है। बिलिगिरी रंगनाथ ये कर्नाटक का है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिलिगिरी रंगनाथ कर्नाटक का। ओरंग ये असम का है। ओरंग। कामलांग अरुणाचल प्रदेश का।
कामलांग अरुणाचल प्रदेश का। बोर महाराष्ट्र का, बोर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में। मेलघाट वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में। नमेरी असम का वन्यजीव अभयारण्य। दम्फा मिजोरम का, दम्फा मिजोरम का। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश का है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश का। संजय राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का है, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का है। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा की है, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा की। कामलांग अरुणाचल प्रदेश, कामलांग अरुणाचल प्रदेश। गर्म पानी असम का अभयारण्य है, ये गर्म पानी अभयारण्य ये असम का है। पाखाल अभयारण्य तेलंगाना का है। मुकम्बिका अभयारण्य कर्नाटका का है, मुकम्बिका। नैयर केरला का अभयारण्य है। कोडीगांव गोवा का अभयारण्य है ये। कांगेर घाट छत्तीसगढ़ का अभयारण्य है। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये त्रिपुरा के है, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा की। कामलांग अरुणाचल प्रदेश। गर्म पानी असम का। पाखाल तेलंगाना का। मुकम्बिका कर्नाटका का। नैयर केरला का। कोडीगांव गोवा का। कांगेर घाट छत्तीसगढ़ का। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर में छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर छत्तीसगढ़ में है। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मुंगेर बिहार में है, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर बिहार में। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। पेरियार हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य केरला में, पेरियार हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य केरला में। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान ये मन्नार की खाड़ी में है। अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कस्तूरी मृग पाए जाते हैं यहाँ पे। अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी, अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी ये उत्तराखंड पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं यहाँ पर। ब्लू मार्मन तितली ये राज्य तितली घोषित की गई है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राज्य तितली है ब्लू मार्मन तितली। और सदर्न बर्ड विंग सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी तितली है ये, कर्नाटका की राज्य तितली है, कर्नाटका की राज्य तितली है सदर्न बर्ड विंग। MAB प्रोग्राम शुरू हुआ 1971 में, मैब प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 में शुरू किया। 5 मौसमों का बाग कहते हैं मेहरौली, मेहरौली के पास 5 मौसमों का बाग मेहरौली के पास। ड्रोन प्रयोग करने वाला जो उद्यान है वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ड्रोन का प्रयोग करने वाला जो उद्यान है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का आवास पश्चिमी घाट में पाया जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम बुसेरस बाइकॉर्निस, बुसेरस बाइकॉर्निस। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का आवास जो पश्चिमी घाट में है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का आवास जो है पश्चिमी घाट में है और इसका वैज्ञानिक नाम बुसेरस बाइकॉर्निस है। पहला तितली उद्यान बन्नरघट्टा बेंगलुरु में, पहला तितली उद्यान बन्नरघट्टा बेंगलुरु में। कार्बेट नेशनल पार्क को जल प्राप्त होता है रामगंगा नदी से, कार्बेट नेशनल पार्क को जल प्राप्त होता है रामगंगा नदी से। NP जलवायु उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण शीतोष्ण आर्कटिक, नाम दफा नेशनल पार्क। सारामती शिखर नागालैंड, सारामती शिखर नागालैंड, सारामती शिखर नागालैंड।
जो राष्ट्रीय उद्यान जिसकी जलवायु उपोष्ण, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और आर्कटिक सभी प्रकार की जलवायु हो, ऐसा है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क में जो जलवायु पाई जाती है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उसकी जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, आर्कटिक, यानी सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सारामती शिखर नागालैंड में। शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क है शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में, शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में। शुक्ला फांटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेपाल 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 में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा और कोसी नदी बहती है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बहती है रामगंगा और कोसी नदी। काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र, दिफलू, धनसिरी, मोरा दिफलू नदी बहती है। काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र, दिफलू, धनसिरी, मोरा दिफलू नदी बहती है। नीलगिरी में मेघ बकरी पाई जाती है। नीलगिरी में मेघ बकरी पाई जाती है इराविकुलम नेशनल पार्क में। इराविकुलम नेशनल पार्क में पाई जाती है नीलगिरी में मेघ बकरियां। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य गुरुग्राम हरियाणा में है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये गुरुग्राम हरियाणा में है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य गुरुग्राम हरियाणा में। कारिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। कराईकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्यों इंग्लैंड में है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्यों इंग्लैंड में है। बुंडला बायोस्फीयर रिजर्व श्रीलंका में है। ये मैब के अंतर्गत आता है, यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के तहत है। बुंडला बायोस्फीयर रिजर्व श्रीलंका में। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से 24 तक यूएन ने कहा। सबके लिए सतत ऊर्जा का दशक, सतत ऊर्जा 2014 से लेकर 24 तक। 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला यूटी दीव है। यूनियन टेरेटरी जो सबसे पहले सौर ऊर्जा संचालित होने वाला 100% सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला दीव। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट सौर शक्ति उत्पादन से जुड़ा है। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट ये सौर शक्ति के उत्पादन से जुड़ा है। सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा में बदलता है फोटोवोल्टिक तकनीक से। फोटोवोल्टिक तकनीक से सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा में बदल जाता है फोटोवोल्टिक तकनीक से। राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड 2003 में बना। राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड 2003 में बना। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। इथेनॉल, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल को एथिल एल्कोहल कहते हैं। ग्रीन फ्यूल के रूप में माना जाता है, ग्रीन फ्यूल के रूप में। बायोडीजल, जेट्रोफा, पैंगामिया, सूरजमुखी, कराकास्ट ये बायोडीजल पौधे हैं। जेट्रोफा, पैंगामिया, सूरजमुखी, कराकास ये सब बायोडीजल के पौधे हैं। बायोमास गैसीकरण, बायोमास गैसीकरण क्या है। ठोस बायोमास को दहनीय गैस में, ठोस बायोमास को दहनीय गैस में बदलना। माइक्रोबियल फ्यूल सेल, जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों या अजैव पदार्थ से विद्युत पैदा करते हैं। माइक्रोबियल फ्यूल सेल ये जीवित जीवों का उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में और इससे कुछ सबस्ट्रेटों या अजैव पदार्थ से विद्युत पैदा करते हैं। इसे हम माइक्रोबियल फ्यूल सेल कहते हैं। पैंगामिया पिनाटा शुष्क क्षेत्रों में उगता है और लिपिड के ज़्यादा होता है इसके बीजों में, इसलिए इसको बायोडीजल
पैंगामिया पिनाटा, ये शुष्क क्षेत्रों में उगता है। लिपिड इसके बीजों में ज़्यादा होता है। भूतापीय ऊर्जा, हिमालय में, खंबात, पश्चिमी घाट, गोदावरी महानदी में। सोनाटा, सोन नर्मदा तापी, सोनाटा क्या है? सोन नर्मदा तापी, यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है। बायो आसफाल्ट डामर, ये नवीकरण, ये गैर पेट्रोलियम आधारित है। बायो आसफाल्ट डामर नवीकरण, ये है, ये गैर पेट्रोलियम आधारित है। प्रदूषण, हवा में श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। हवा में श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लाया गया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। लिपस्टिक में सीसा होता है, ये अवांछनीय रसायन होता है। लिपस्टिक में सीसा अवांछनीय रसायन होता है। कोल्ड ड्रिंक में ब्रोमीनित वनस्पति तेल पाया जाता है, जो अवांछनीय रसायन है। कोल्ड ड्रिंक में ब्रोमीनित वनस्पति तेल अवांछनीय रसायन होता है। चीनी फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, चीनी फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये अवांछनीय रसायन है, पाया जाता है चीनी फास्ट फूड में। धुआं में आँखों को प्रभावित और उत्तेजना पैदा करता, जलन होती है पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण से। पैन, धुआं में आँखों पर प्रभाव पड़ता है और जलन होती है पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण से, पैन के कारण से। PAN, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण से। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा, ये यातायात जहाँ पे ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, सूर्य किरण, इनसे मिलके प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैन और सूर्य का प्रकाश, ये सब मिलजुल कर के प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा बनता है। जहाँ पर यातायात ज़्यादा हो, गर्मी पड़े, सूर्य की किरण मिले, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैन और सूर्य के प्रकाश मिलकर के प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा बनाते हैं। द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ओजोन है, पैन है, फार्मेल्डिहाइड है, एसिड रेन है और फोटोकेमिकल स्मॉग है। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं। ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आता है, ओजोन, पैन, फार्मेल्डिहाइड, एसिड रेन और फोटोकेमिकल स्मॉग, ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, प्राथमिक प्रदूषक, PM यानी पार्टिकुलेट मैटर्स, जैसे एरोसोल्स, सूट, डस्ट, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब आए। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मरकरी, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। जैसे पार्टिकुलेट मैटर हो गया, एरोसोल्स इसके अंतर्गत आते हैं, एरोसोल्स, सूट, डस्ट, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो गए। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मरकरी, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के अंतर्गत आए। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOC, तो ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हुए। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, फिर वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की तीखी गैस बनाते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर पहले NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, फिर वायु से मिलकर NO2 नाइट्रो डाइऑक्साइड भूरे रंग की तीखी गैस बनाते हैं। सोनिक बूम, ध्वनि से ज़्यादा विमानों के शोर को, ध्वनि से
ज़्यादा तेज़ ध्वनि से विमानों के शोर को मैक यूनिट व्यक्त करता है, उसको सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम क्या है? ध्वनि से, जब विमानों के शोर से ध्वनि ज़्यादा हो तो मैक यूनिट में उसको व्यक्त किया जाता है, सोनिक बूम इसको कहते हैं। सोनिक बूम क्या है? ध्वनि, विमानों के शोर से जो ध्वनि पैदा होती है उसको सोनिक बूम कहते हैं, ज़्यादा जो ध्वनि होती है, और इसके मापन करते हैं, व्यक्त करते हैं मैक यूनिट में। CO कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन अति विषैली गैस, प्रदूषक गैस है। अधूरे प्रज्वलन और सिगरेट मोटर गाड़ी से निकलती है। अधूरे प्रज्वलन, सिगरेट और मोटर गाड़ी से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अति विषैली गैस है ये, प्रदूषक है ये। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक से होता है। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक से होता है। WHO ने आर्सेनिक की मात्रा 0.01 से 0.05 mg मिलीग्राम प्रति लीटर बताया है। धान का पौधा बेहतर अवशोषक है आर्सेनिक का। आर्सेनिक का अवशोषक सबसे अच्छा है धान का पौधा। इससे रोग होता है आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग। हेलेंसिकी प्रोटोकॉल, सल्फर में कमी करने के लिए हेलेंसिकी प्रोटोकॉल, सल्फर में कमी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक ये प्रोटोकॉल है, 1985 में लाया गया सल्फर में कमी करने के लिए। हेलेंसिकी प्रोटोकॉल, सल्फर में कमी करने के लिए। क्रैकिंग गैस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्रैकिंग गैस कहते हैं इसको। पत्थर इससे छत बिछत हो जाते हैं, इसलिए क्रैकिंग गैस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्रैकिंग गैस इसको कहते हैं। पत्थर इससे छत बिछत हो जाते हैं। अम्लीयता 50%, वायु से पृथ्वी पर जमा शुष्क रूप में, शुष्क रूप में। ताज ट्रेपेजियम जोन, ताजमहल पर अम्ल की वर्षा से बचाने के लिए। ताज ट्रेपेजियम जोन, ये ताजमहल को अम्ल की वर्षा से बचाने के लिए। शंकुधारी वृक्षों की पत्तियों का पीला रंग अम्ल वर्षा से होता है। शंकुधारी वृक्षों की पत्तियों का पीला रंग अम्ल वर्षा के कारण से होता है, अम्ल वर्षा के कारण से। ग्रीन मफलर कहते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। ग्रीन मफलर, पौधों को लगाना एयर पोल्यूशन रोकने के लिए, उसको ग्रीन मफलर कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई। भोपाल की गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई। चेरनोबिल, ये 1986 रूस में। चेरनोबिल, ये जो नाभिकीय त्रासदी हुई, ये 1986 रूस में, 1986 में चेरनोबिल की घटना। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। जैव निम्नीकरण ये है रबड़, रबड़ जैव निम्नीकरण ये है। BOD, ये जल का संक्रमण बताता है। BOD अगर ज़्यादा होगा, BOD इज प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेमिनेशन। BOD इज प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेमिनेशन, यानी कि अगर BOD ज़्यादा है तो जल संक्रमित होगा। वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन, जो शैवाल और कवक के से बने होते हैं। शैवाल और कवक से बने होते हैं लाइकेन, और ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। एनेलिड जीव बहुत कम ऑक्सीजन वाले जल यानी प्रदूषित जल में भी रह लेते हैं। एनेलिड जीव, एनेलिड जीव बहुत कम ऑक्सीजन वाले जल या प्रदूषित जल में भी रह लेते हैं। DO2 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे तो ये कंटैमिनेटेड जल होगा। DO2, अगर घुली ऑक्सीजन की मात्रा जल में, अगर घुली ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे है तो कंटैमिनेटेड वाटर होगा। 0.8 मिलीग्राम प्रति लीटर, अगर ऑक्सीजन की मात्रा
8 मिलीग्राम से नीचे प्रति लीटर में है तो कंटेमिनेटेड वाटर होगा। फाइटो एक्सट्रैक्शन ये जड़ों और पत्ती में प्रदूषकों को संग्रहित करता है। फाइटो एक्सट्रैक्शन क्या है? जड़ों और पत्तियों में प्रदूषकों को इकट्ठा कर लेता है, कैच कर लेता है, फाइटो एक्सट्रैक्शन। आर्सेनिक का प्रदूषण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी में आर्सेनिक का प्रदूषण बहुत है। आर्सेनिक का प्रदूषण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी में। भूजल की अनुमेय सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है आर्सेनिक। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहते हैं क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। आर्जीमोन सरसों के तेल में मिलावट है, इससे ड्राप्सी रोग होता है। पोस्ते की प्रजाति मैक्सिको में, ये आर्जीमोन पोस्ते की प्रजाति है और ये सरसों में मिलाते हैं, इससे ड्राप्सी रोग होता है। एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 में वायु प्रदूषण से, एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 में हुआ था वायु प्रदूषण के कारण से। रेडान रंगहीन गंधहीन गैस है, फेफड़ों का कैंसर इससे होता है। रेडान से रंगहीन गंधहीन गैस है, फेफड़ों का कैंसर होता है इससे। अम्ल वर्षा लेक किलर कहते हैं इसको। नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होती है, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होती है, इसको लेक किलर कहते हैं। एफ्लाटॉक्सिन पैदा होता है एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा। फफूंदी कैंसर इससे होता है। खाद्यान्न भंडारण सही से न करने पर लीवर कैंसर इससे होता है। एफ्लाटॉक्सिन पैदा होता है ये खाद्यान्न का भंडारण सही न करने पर। और एस्परजिलस फ्लेवस ये फफूंदी के द्वारा होता है, फंगी फंगी के द्वारा होता है ये। एस्परजिलस फ्लेवस फंगी के द्वारा होता है, इससे लीवर कैंसर होता है। एफ्लाटॉक्सिन। बैग फिल्टर एक कारखानों और चिमनी के धुएं, कारखानों में चिमनी के धुएं के कणों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का उपयोग करते हैं। बैग फिल्टर कारखानों के चिमनी के धुएं के कण पृथक करने के लिए। ऑयल जैपर समुद्री तेल रिसाव के उपचार की तकनीक है, बैक्टीरिया के द्वारा CO2 और H2O में बदल देता है। ऑयल जैपर बैक्टीरिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में बदल देता है ऑयल जैपर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। एस्बेस्टस से फेफड़ों का कैंसर होता है, एस्बेस्टस से फेफड़ों का कैंसर होता है। सीसा प्रगलन इकाई और पेंट से सीसा निकलता है। फ्लोराइड प्रदूषण नॉक नी संरक्षण कुबड़ निकल आता है पीठ पर, पैर मुड़ जाते हैं, ये फ्लोराइड के प्रदूषण से। कुबड़ निकलता है और पीठ टेढ़ी मेढ़ी होती है, पैर मुड़ जाते हैं, फ्लोराइड के प्रदूषण से। फ्लोराइड के प्रदूषण से। यूरो मानकों को लागू करने की समिति है माशेलकर समिति। यूरो मानकों को माशेलकर समिति, यूरो मानकों को लागू करने की समिति है माशेलकर समिति। माशेलकर समिति। BS4 लागू हुआ भारत में 1 अप्रैल 2017 से, BS4, और BS6 लागू हुआ 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2017 से BS4 लागू हुआ और 1 अप्रैल 2020 से BS6 लागू हुआ। यूरो मानकों को लागू करने की समिति थी माशेलकर समिति की सिफारिश पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें 8 प्रदूषकों को लिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड।
2014 में जारी किया गया है। 8 प्रदूषकों को लिया गया है इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में। वाहनों में CO कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 को बदलने के लिए उत्प्रेरक लगाते हैं। सिरेमिक डिस्क पर परत चढ़ी होती है पैलेडियम की। सिरेमिक डिस्क पर परत चढ़ी होती है पैलेडियम की। वाहनों में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में बदलने के लिए जो उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है उसमें सिरेमिक डिस्क पर पैलेडियम की परत चढ़ाते हैं। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट को स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP सूची में डाला गया प्रदूषकों की। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स को स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP की सूची में डाला गया प्रदूषकों की सूची में। EPR शुरू हुई ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2011 से। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2011 से EPR। वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में लाया गया। वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में। EPR एक्सटेंडेड पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये शुरू किया गया ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2011 से। एक्सटेंडेड पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 से। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में बनी। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में गठित हुई। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण इसका नाम बदल दिया गया और इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बना 1985 में और 1995 में इसका नाम बदल के किया गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष होते हैं PM। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में इसका लक्ष्य था 2020 तक औद्योगिक अपशिष्ट और सीवज से गंगा को मुक्त करना। PM इसके अध्यक्ष होते हैं, CM इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में लक्ष्य था 2020 तक औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज से गंगा नदी को मुक्त करना। PM इसके अध्यक्ष होते हैं, CM इसके सदस्य। बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान कहा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 के बजट में समन्वित रूप से गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे प्रोजेक्ट कहा। जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहते हैं। तरुण भारत संघ NGO के प्रमुख हैं। ये तरुण भारत संघ NGO के प्रमुख है राजेंद्र सिंह, इनको जल पुरुष कहते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन एंडेंजर्ड है। ये वैज्ञानिक नाम इसका है प्लास्टानिस्टा गैंगेटिक। ये इंडेंजर्ड है गैंगेटिक डॉल्फिन, ये इंडेंजर्ड है। वैज्ञानिक नाम इसका है प्लास्टानिस्टा गैंगेटिक। बाई कैच क्या है? संयोग से डॉल्फिन मछली जाल में फंस जाती हैं, इनको बाई कैच कहते हैं। संयोग से डॉल्फिन मछली के जाल में फंस जाती हैं, इनको बाई कैच कहते हैं। जल जीवाणु मुक्त होता है ओजोन से, क्लोरीन से, क्लोरामीन से। जल को जीवाणु मुक्त करते हैं, बैक्टीरिया से रहित करते हैं जल को ओजोन से, क्लोरीन से और क्लोरामीन से। यमुना एक्शन प्लान 1993 में शुरू हुआ था। यमुना एक्शन प्लान। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार से विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है। अल्ट्रावायलेट रेज एक प्रकार से विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है। प्लास्टिक कचरे से बना होता है सबसे बड़ा चरखा नोएडा में। प्लास्टिक कचरे से बना सबसे बड़ा चरखा नोएडा में।
सदाबहार फल का वृक्ष है लोकाट। सदाबहार फल का वृक्ष है लोकाट। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। डायनासोर्स का कब्रिस्तान मोन्टाना को कहते हैं। डायनासोर्स का कब्रिस्तान मोन्टाना को कहते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद, मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। रैली फॉर वैली प्रोग्राम विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित है। रैली फॉर वैली प्रोग्राम विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 में। राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया गया 2011 में। राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण 2014 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण 2014 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010 में शुरू किया। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010 में। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। विश्व तंबाकू निरोध दिवस 31 मई को। तंबाकू निरोध दिवस 31 मई को। पहला यूपी का पहला बायोटेक लखनऊ में। यूपी का पहला बायोटेक लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये हैदराबाद में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये पुणे में। बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गैंगेटिक डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गैंगेटिक डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गैंगेटिक डॉल्फिन।